नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल मोहब्बत में हार के, जिसकी राइटर है हीरा खान, उसकी ये दूसरी एपिसोड है। तो आइए बगैर किसी देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पूछोगे नहीं मैंने तुमसे निकाह क्यों किया? निकाह के बाद काफ़ी देर तक इवेंट चलता रहा था। खाने के साथ म्यूज़िकल ग्रुप की परफॉर्मेंस का भी इंतज़ाम था। उस वक्त रात अपने तीसरे पहर में थी। मेहमान जा चुके थे और घर वाले भी सो चुके थे और वो कल वाली जगह पर बैठा खाली उल ज़हनी से सामने लॉन को देख रहा था। हर सू सन्नाटा सा छाया था, अंदर भी बाहर भी। उस सन्नाटे को बराजा की आवाज़ ने तोड़ा था। वो चौंक कर पलटा था। उसकी मौजूदगी ने उसे हैरान किया था। वो उसके पीछे खड़ी थी। उसने अभी तक कपड़े नहीं बदले थे। वो उसे नाफहम अंदाज में देख रहा था, जैसे उसकी मौजूदगी और सवाल को समझ न पाया हो। फ्रेंच में नहीं बात कर रही जो इस तरह से देख रहे हो। खैर, तुम्हें तो फ्रेंच भी आती होगी। अब वो धीमे कदम उठाती उसके मुकाबिल आ बैठी थी, बिल्कुल उस जगह जहाँ कल बैठी थी। लेकिन कितना कुछ था जो एक ही दिन में बदल गया था। मुझे नहीं लगता अब किसी सवाल की गुंजाइश रह गई है। उसका अंदाज़ बहुत खुश्क था। सवाल तो कभी ख़त्म नहीं होते, शायद जवाब सुनने की ताब हर कोई नहीं रखता है। बहुत लापरवाह सा अंदाज़ था उसका। कुछ देर पहले के वाक़यात का हल्का सा भी तासुर उसके चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा था। वो वाकई बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। वो उसे दिल में सराहे बगैर न रह सका। तुम्हें अगर जवाब देने की ज़रूरत महसूस होती है तो दे दो। उसने नज़रों का जाविया बदला था। अब वो दोबारा लॉन की तरफ देख रहा था। मैं इस सवाल का जवाब अब सिर्फ तब ही दूंगी जब तुम वाकई इसका जवाब जानना चाहोगे। ओह सॉरी, तुम नहीं, आप। अब तो आप मजाजी खुदा हैं। मेरी इज्जत तो देनी पड़ेगी, है ना? संजीदगी से कहते उसने अचानक ही टोन बदली थी। मासूमियत से आंखें पटपटाती वो बराह रास्त उसे देख रही थी। यह सिर्फ कागजी रिश्ता है, इसकी मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं है। निकाह कियारा का हुआ है और तुम बराजा अली हो। उसका अंदाज़ वही था, सर्द व सफाक। अदावी हुरैरी, हर चीज़ ड्रामा हो सकती है मगर ये निकाह नहीं। वो उठी थी और उसके मुकाबिल आ ठहरी थी। जब बोली तो उसके लहजे में कुछ तो ऐसा था कि अदावी ने उसे चौंक कर देखा था, लेकिन वो वहाँ रुकी नहीं थी। मजबूत कदम उठाती वो वहाँ से जा चुकी थी। तो तुमने आखिर अदावी को कबूल कर लिया है? वो लॉन से निकलकर अपने कमरे के सामने पहुंची थी, जब पीछे से पूछे गए सवाल पर ठठक कर पलटी थी। उसके सामने दीन खड़ा था। ये दीन उस दिन से बहुत मुख्तलिफ था जो कुछ देर पहले उसे जिज कर रहा था। बहुत टूटा बिखरा सा, सुर्ख शिकवा कुना आंखों से उसे देखता हुआ। उसकी हालत देखकर उसके दिल को कुछ हुआ था। क्या मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन था? वो अपने कमरे के दरवाजे से टेक लगाती कियारा के रोल में आती बहुत लापरवाही से बोली थी। दूर कहीं अदावी की पहले दिन की नसीहत जहन में गूंजी थी, लेकिन उस वक्त उसका अपने पर उस पर अमल करने का कोई मूड नहीं था। अगर ऑप्शन होता तो क्या इनकार कर देती? कोई आस सी थी उसके लहजे में। उसने चौंक कर मुकाबिल खड़े दीन को देखा था। उसने मोहब्बत कभी नहीं की थी, लेकिन मोहब्बत की पहचान रखती थी। और उस वक्त उसके सामने खड़ा टूटा बिखरा शख्स सरापा मोहब्बत था। वो उलझी थी। क्या कियारा वाकिफ थी? जहन में सवाल उठा था। इनकार तो वो करते हैं जिनसे इजाज़त तलब की जाती है। तमस्खुराना मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ था। तुम कब से मजबूर हो गए होने लगी? उसने खुद को कंपोज करते अपने अजली छेड़ने वाले अंदाज में कहा था। जब से तुम मेरी फ़िक्र करने लगे, उसने कब्रू उठाकर उसी के अंदाज में जवाब दिया था। तुम्हारी फ़िक्र और मैं जागते में ख्वाब देखने लगी हो क्या? वो अब अपने आप को किसी हद तक संभाल चुका था। आखिर अब तो आदत सी हो गई थी दिल को मारने की। ख्वाब और तुम्हारे? राजा ने पूरी आंखें खोली थी। मुझे नींद में डरना नहीं है, जो जिनके ख्वाब देखूंगी। एक अदा से बाल झटकते उसने नखवत से कहा था और फिर पलटकर कमरे का दरवाज़ा खोला था। इससे पहले कि वो अंदर जाती उसे रुकना पड़ा था। दीन ने उसकी कलाई थाम ली थी। उसका दिल एक लम्हा के लिए बंद हुआ था। सारी जान हाथ में सिमट आई थी। अदावी की नसीहत फिर से जहन में गूंजी थी। वो गलती कर बैठी थी। उसका एहसास उसे बहुत देर से हुआ था। बामुश्किल खुद को नॉर्मल करती वो पलटी थी। उसकी और दीन की निगाहें एक पल के लिए मिली थी। वो ठटका था। अगले ही पल वो उसकी कलाई छोड़ चुका था। माथा पर पुरशिकन हो गया था उसका। तुम कियारा हो, लेकिन मुझे अजनबी क्यों लग रही हो? वो बोला तो उलझन सी थी उसके लहजे में। वो सटपटाई थी। तो क्या वो जान गया था कि वो कियारा नहीं है? तो क्या आज ही उस रात से पर्दा उठ जाएगा? वो परेशान हुई थी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, राहदारी में कदमों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ के ताक़ुब में देखा तो हरीश नींद से बेहाल खड़ा था। आप दोनों इस वक्त भी लड़ रहे हैं? स्ट्रेंज, उसने ऊँग कर हाथ से रोकते कहा था।
नहीं, हम सिर्फ बात कर रहे थे। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीन ने हमेशा वाली बर्दाश्त लहजे में समझौते कहा था, लेकिन चेहरा उस बर्दाश्त का साथ नहीं दे पाया था। मैं तो किचन में जा रहा हूँ, भूख लगी है। मेरे रूम का इंटरकॉम शायद ख़राब है, इसीलिए खुद से जाना पड़ रहा है। वो वजाहत देता अब उनके करीब आ चुका था। आप लोग खाएंगे कुछ? अब वो उन दोनों को दोबारा देखते सवाल कर रहा था। इस वक्त वो अगर नींद में ना होता तो उनके चेहरों के उड़े रंग देखकर ज़रूर ठटकता। नहीं, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, अब सोऊंगी। अरीश की आम जैसे गैबी मदद साबित हुई थी। उसके लिए वो फ़ौरन इनकार करती मज़ीद कुछ सुने बगैर दरवाजे खोलकर अपने रूम में आ गई थी। आज का सिर्फ दिन ही नहीं, रात भी अजाब बनकर गुजरी थी। किया, इतना लेट हो रहा है, अभी तक सो रही हो? गेट अप बेटा। सारी रात आंखों में कटी थी। सुबह होने के बाद थके हुए आसाम ने बेबस होकर जाने किस वक्त आंखें मूंदी थी, और अब रिदा हाशवानी उसे उठाने आई तो दिल ही नहीं कर रहा था उठने का, इस खेल को मज़ीद जारी रखने का। मम्मा, आई डोंट वांट टू गेट अप प्लीज़। उसने कियारा के किरदार में आके अपने दिल की बात की थी। कियारा, आज का दिन बहुत अहम है। आज हाशवानीज़ और हरेरीज़ का ऑफिशियल मर्जर है। देर मत करो, उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। रिदा हाशवानी ने उसके बाल सहलाते कहा था। उनकी बात से उसके दिल में आग सी लगी थी। यही मर्जर ही तो सारी फसाद की जड़ था। आई एम नॉट फीलिंग वेल मम्मा, सॉरी, मुझे नहीं लगता मैं आज जा पाऊँगी। उठ के बैठते हुए उसने बाल समेटे थे। क्या हुआ? फीवर है? तुम्हारी आंखें भी इतनी सुर्ख क्यों हुई हैं? उन्होंने फिक्रमंद होते हुए पहले उसके माथे को छुआ था, फिर उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते कहा था। सर में दर्द है, शायद थकन की वजह से हो गया है। निगाहें चुराती बोली थी। कियारा, जाना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुमने कुछ पेपर वर्क करना है। मैं तुम्हें टैबलेट दे देती हूँ, तुम खाकर आधे घंटे लेट कर फिर तैयार हो जाना, अभी कुछ टाइम है। रिदा हाशवानी उठते हुए बोली। बट मम्मा, उसका दिल जितना ख़राब हो रहा था, कम से कम आज के दिन तो उसने किसी की भी शक्ल नहीं देखनी थी। कियारा, प्लीज़, मज़ीद अगर मगर नहीं, तुम्हें जाना है। रिदा ने पढ़कर सख्ती से तनबीह की थी और फिर उसे टैबलेट खिलाकर वहाँ से चली गई थी। मरता क्या ना करता के मसादिक वो उठी थी, फ्रेश होकर कपड़े निकाले थे और अब आईना के सामने ही आकर बैठी थी। ठंडे पानी ने आंखों की सूजन तो कम कर दी थी, मगर सुर्खी अब भी बाकी थी। तुम कब से कमज़ोर होने लगी फराजा अली? ज़िंदगी तो कभी भी तुम्हारे लिए फूलों की सेज नहीं रही है। हर मोड़ एक नया चैलेंज लेकर आया है, हर पल एक नई आजमाइश के साथ खुला है, और तुमने इन सब चैलेंजेस और आजमाइशों को ज़ेर किया है। अब हिम्मत बड़ी हो गई है तो आजमाइश भी बड़ी होनी थी ना। तुम्हें इस बार सिर्फ अपने लिए ही नहीं, कियारा के लिए भी हिम्मत करनी है। कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। अब तुम्हें अपनी छठी हिस्स को नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि सिग्नल्स की तरह इस्तेमाल करना है, जैसे कि आज तक करती रही हो। तुम ये कर सकती हो। वो खुद कलामी कर रही थी अपने अक्स से, और फिर वो उठ खड़ी हुई एक नए अज़म के साथ। वो कमरे से बाहर आई। उसी वक्त अदावी राहदारी में दाखिल हुआ। एक पल के लिए निगाहों का तसादुम हुआ था, फिर अदावी निगाह चुरा गया। रेडी हो? बहुत रिजर्व सा अंदाज था। हाँ बताइए, कैसी लग रही हूँ? जवाबन बेतकल्फ़ी थी और बेहद थी। हम लेट हो रहे हैं, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करता बोलता आगे बढ़ा था। जब से ड्रामे देखने और करने लगी हूँ, हमेशा एक बात बहुत बार सुनी है। उसके कदम थमे थे। वो उसके सामने आ खड़ी हुई थी। निकाह में बहुत ताकत होती है, ये दो अजनबी दिलों को जोड़ देता है। मुझे तो लगता है सच कहते थे। आपका क्या ख्याल है अदावी हुरैरी? जवाबन उसने एक पल के लिए बहुत सर निगाहों से उसे देखा था और फिर बिना कुछ कहे उसकी साइड से गुजरता बाहर चला गया था। बहुत मुश्किल है अपनी ज़ात को यूँ गिराना, लेकिन मुझे ये करना है कियारा के लिए। उसकी एक पल की निगाह ने जैसे उसकी इज़्ज़त नफ्स को चराहे पे ला खड़ा किया था। बोर्ड मीटिंग्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, सारा दिन गुजार कर अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। फराजा की उलझन मज़ीद बढ़ गई थी। अगर बकौल अदावी कियारा घर छोड़कर कहीं चली गई थी तो अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी शिरकत क्या? वो इस तरह कियारा को वापस लाना चाहते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी ही थी, लेकिन उसकी शमूलियत इस कदर भी ज़रूरी नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले तो सारे सवाल मर्जर को लेकर होते रहे, फिर सवालों का रुख उनकी ज़ात पे मुड़ गया। अदावी हुरैरी, सुनने में तो यही आ रहा है कि आप दोनों बचपन से ही कमिटेड थे फैमिली की तरफ से, और अब इस सब को सिर्फ ऑफिशियल किया गया है। एंगेजमेंट करते करते निकाह, लगता है अब दिलों का मामला हो गया है। एक फ्रेंच रिपोर्टर ने मुस्कुराती निगाहों से उन दोनों को देखते इंग्लिश में पूछा था। इस सवाल पर उन दोनों की निगाहें एक पल के लिए मिली थी। अगले ही पल अदावी निगाहें चुराता रिपोर्टर्स की तरफ मतवज्जे हुआ था। निकाह भी फैमिली का ही हिस्सा है। स्पार्ट लहजे में उसने मुख्तसर
जवाब दिया था। आज के दौर में रहते हुए इतनी फर्माबरदारी, अब ये ना कहिएगा कि बीवी से मोहब्बत भी फैमिली के कहने से करूँगा। अमेरिकन रिपोर्टर ने मजाक के रंग में तंज किया था। सब हंस दिए थे। इसमें हर्ज क्या है? अदावी ने एक अब्र उठाकर साबका संजीदगी से कहा था। उसके अंदाज पर एक गमगीर सी खामोशी छाई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन दोनों के अलावा सिर्फ याया हाशवानी थे। अदावी की बात पे उन्होंने गैर महसूस अंदाज में एक तनबीही निगाह उस पर डाली थी। मैं मजाक कर रहा था। ऑफ कोर्स हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसी वजह से आज तक साथ हैं और आगे भी साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। सब हंस दिए थे उसके प्रैक्टिकल जोक पे। उसके बाद एक दो सवालों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। फोटोग्राफर्स उनके फ़ोटो क्लिक्स कर रहे थे जब बराजा ने याया हाशवानी को मोबाइल पे फ़ोन आने वाली एक फ़ोन कॉल पे चौंकते देखा और फिर वो गैर महसूस अंदाज में खाली कोने की तरफ जाते दिखाई दिए। बराजा की छठी इसने अलार्म दिया तो वो भी गैर महसूस अंदाज में उसी तरफ चल दी। कुछ ओट में होके वो ऐसी जगह पे खड़ी हो गई जहाँ से वो याया हाशवानी को सुन सके। सब कुछ वैसे ही किया है ना जैसे मैंने कहा था। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। वो बामुश्किल ही सुन पा रही थी। बस कुछ दिन और, अगर वो राज़ी ना हुई तो मेरे ऑर्डर देने पे 1 मिनट ज़ाया किए बगैर उस किस्से को ख़त्म कर देना। मैं ऑलरेडी बहुत कुछ उसके चक्कर में दाव पे लगा चुका हूँ। अब बस कुछ दिन, फिर कोई हतमी फ़ैसला कर लूँगा। ओके, ख्याल रखना, कल वाली गलती फिर से ना हो, वरना मुझसे तुम अच्छे से वाकिफ़ हो। याया हाशवानी के लहजे की सफाकियत ने उसे बर्फ़ किया था। वो बात ख़त्म करते ही वहाँ से चले गए थे। वो जब से आई थी याया हाशवानी की ज़ात कुछ मशकूक सी लग रही थी। अब भी कुछ था जो सही नहीं था और उसे इस सब का जल्द ही पता लगाना था। तुम चाहे दुनिया को बेवकूफ़ बना लो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारी और कियारा की शादी खालसतन बिजनेस डील है। वापसी पे वो दोनों अकेले थे। उसकी बात पे वह हनूस बेतासुर रहा। मराजा के लिए उसका रवैया मतवक्के था। लेकिन क्या सच में तुम्हें सॉरी आपको किसी से मोहब्बत नहीं हुई? थोड़ी सी भी? वो वैसे ही बेतासुर रहा। बस स्टीयरिंग पर हाथ का दबाव कुछ ज़्यादा बढ़ा था और कार की स्पीड कुछ तेज़ हुई थी। वो बिल्कुल सही जा रही थी। दिल ही दिल में खुद को दाद दी थी उसने। ये तो ज़्यादती हुई आपके साथ। अब कियारा को देख लें। जहाँ तक उसके मोबाइल फ़ोन के मैसेजेस वगैरह को मैंने पढ़ा है, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो किसी में इंटरेस्टेड थी और बहुत अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। कियारा का मोबाइल फ़ोन आपने मुझे दिया तो ये कैसे मुमकिन है कि आप खुद इस बात से बेखबर हो? उसने हवा में तीर चलाते हुए मसनूई ताज्जुब से कहा था। वह हनूस चुप था, जैसे तय करके आया हो आज उससे बात नहीं करेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी ज़िंदगी में कभी कोई एक शख्स भी अच्छा ना लगे? उसकी कोशिश भी इंतहा पे थी। अब मुझे ही देख लें। ओह सॉरी, ये बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं। आप मुझसे पूछ रहे थे ना उस दिन कि कहीं मैं किसी के साथ कमिटेड तो नहीं हूँ। उस वक्त तो मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था कि बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो मुझे यहाँ से चले ही जाना है और आपसे मेरा ताल्लुक़ ही क्या था जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ डिस्कस करती। लेकिन अब जब कि वो कुछ पल के लिए रुकी थी, अगर वो इस वक्त अदावी को देख रही होती तो उसके चेहरे की सुर्खी उसे बहुत कुछ समझा देती। कोई है जो मुझसे मोहब्बत करता है बहुत सालों से, लेकिन मैंने कभी उसे सीरियस नहीं लिया था। लेकिन अब यहाँ आने के बाद वो अक्सर याद आता है। सोचती हूँ सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वापस जाने के बाद उसकी मोहब्बत कबूल कर लूँ। अचानक से ब्रेक लगी थी। तेज़ी से चलती गाड़ी अचानक से रुकी तो उसका सर डैशबोर्ड से लगते लगते बचा था। क्या हुआ? वो अपनी बात भूलकर अदावी की तरफ मुड़ी थी, जिसके माथे पर इतनी ठंड में भी पसीने के कतरे चमक रहे थे। उतरो, घर आ गया है। सरसर अंदाज था उसका। वो उलझन का शिकार होती गाड़ी से बाहर आई। वो बिना रुके यू टर्न लेता तेज़ी से गाड़ी वापस मोड़ गया। वो कितनी देर वहाँ पर सोच खड़ी रही। उसने तो कुछ भी गलत नहीं कहा था। वो तो ये किस्सा इसलिए सुना रही थी ताकि अदावी अगर किसी को पसंद करता था या है तो उसे बता दे, ताकि वो इस सब से खुद को और क्या कियारा को आज़ाद कर सके। अंदर जाते हुए उसे कल रात का मंजर याद आया था। वो अब तक उस असर से निकल नहीं पाई थी। सुर्ख आंखों का दर्द जब भी याद आता दिल में एक ठेस सी उठती थी। आज भी उसने दिन की वक्तन फ़वक्तन अपने ऊपर उठती नज़रों को महसूस किया था। ये और बात कि आज उन आंखों में दर्द से ज़्यादा उलझन महसूस की थी उसने। वो अंदर आई तो घर की औरतें और लड़के लिविंग रूम में बैठे आज और कल की तकरीब पर तबसरे कर रहे थे। वो बिना किसी की नज़रों में आए वहाँ से खामोशी से गुजर जाना चाहती थी। ये 2 दिन उसे अंदर से बहुत थका गए थे। वो कुछ देर के लिए सिर्फ अपने साथ अकेली रहना चाहती थी। किया, तुम आ गई? लेट्स जॉइन अस। बहुत मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू हो रही है।
अरीज की उस पर नज़र पड़ी तो मुस्कुराते हुए उसे बुलाया था। सबकी तवज्जो फ़ौरन उसकी तरफ मबजूल हुई थी। सॉरी चच्ची, इस वक्त बहुत थकी हुई हूँ। उसने दोनों हाथ खड़े करते मुस्कुराते हुए अमली तौर पर भी माजरत की थी। बात के इख्तिताम पर उसकी और दीन की नज़रों का एक पल के लिए तसादुम हुआ था। निगाहों की उलझन कुछ और बढ़ गई थी। वो तजब्जुम में होती जाविया बदल गई थी। सुबह भी सर में दर्द था। रिदा हाशमानी उठकर उसके पास आ गई थी। अब कैसी तबीयत है? वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेती मोहब्बत से पूछ रही थी। बस थोड़ी बहुत थकन है, वो सच कह रही थी। ओके, तुम जाकर आराम करो। उसके माथे पर बोसा देने के बाद उन्होंने माओ वाली खसूसी फिक्र से उसे देखते कहा था। जवाबन उसने उन्हें मुस्कुरा कर देखा था। न जाने किस बात पर उसका आपे से बाहर हुआ था, वो समझ नहीं पा रहा था। राजा को घर छोड़ने के बाद वो तेज़ रफ्तारी से काफ़ी देर ड्राइव करता रहा था। फिर जब थक गया तो बीच ओशन चला आया। रात का वक्त था। बीच तकरीबन खाली था। सामने ब्रिज की रोशनियाँ पानी पर अक्स छोड़ रही थी। कुछ देर यूं ही खाली उलझेनी से बीच के किनारे किनारे लहरों के साथ चलता रहा। फिर जब थक गया तो पानी में पाँव डालकर बैठ गया। पानी इस वक्त काफ़ी सर्द था, लेकिन वो जैसे हर एहसास से बेपरवाह हुआ बैठा था। तभी बराजा की कुछ देर पहले की कही गई बातों की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। बेकरारी कुछ और बढ़ी थी। एक लम्हा के लिए रुककर उसने अपने जहन को पुरसुकून किया था। वो समझना चाहता था खुद को। कहीं सवाल थे उसके अंदर और जवाब गुमशुदा। उसे इन जवाबात को ढूंढना था। दूर ब्रिज पर निगाह जमाए उसे वो पल याद आया जब उसने बराजा को पहली बार देखा था। ब्लैक सादे से कमीज शलवार के साथ ब्लैक सादा सी बड़ा दुपट्टा ओढ़े वो हॉस्टल से जब बाहर आई तो बिना इधर उधर देखे बिल्कुल सीध में चलती हुई वो गर्दो नवाज से बिल्कुल लाताल्लुक से थी। वो ठटका था। तब उसे लगा था शायद वो कियारा की इस कदर हम शक्ल बहन देखकर हैरान हुआ है, लेकिन अब वो सोच रहा था तो उसे याद आ रहा था। वो उसकी आंखों की उदासी से मुतासिर हुआ था। उसकी ज़ात की सादगी और चेहरे की मासूमियत ने उसे मुतवज्जे किया था। कुछ था जो अलग था उसकी ज़ात में, और इससे बात करने के बाद यह एहसास मज़ीद कवी हुआ था। वो अपने ज़ाहिरी हुलिये से बिल्कुल बरअक्स थी। बहुत पुरएतमाद और स्ट्रेट फारवर्ड। उसके कायम किए इब्तदाई अंदाज़ों के बरखिलाफ उसकी शख्सियत में एक अलग चार्म था। वो उसे मुसलसल चौंका रही थी, हैरान कर रही थी। वो गैर इरादी तौर पर उसकी सोचों का हिस्सा रहने लगी थी, लेकिन वो इस सब को नोटिस नहीं कर पाया था। अगर नोटिस कर भी लेता तो भी समझ न पाता। उसका रवैया सूरत हाल के लिहाज से नॉर्मल था। फिर उसे मंगनी के ड्रेसेस ट्राई करते वक्त का मंजर याद आया था। खामोशी छा जाने पे निगाह उठाकर बराजा को देखना। सारी गड़बड़ तब शुरू हुई थी। वो वक्त, वो पल, जैसे उसके अंदर बेकरारी भर गया था। अब भी उस लम्हे को याद करते दिल ने वही बेकरारी महसूस की थी, लेकिन तब उसे लगा था कि वो शायद कियारा को मिस कर रहा है। लेकिन उस दिन से जैसे उसका चैन छीन गया था। सारी रात जागते गुजर जाती। इसके बावजूद सोचें थी कि बढ़ती ही जा रही थी और उसका उनसे तगाफुल भी। उसे एक दूसरा मंजर याद आया था। निकाह के वक्त बराजा की आंख से ढलकते आंसू पर खुद का बेबस होना। अब जैसे मज़ीद पहलू तही मुमकिन न रही थी। सोचों के ताने एक के बाद एक जुड़ रहे थे और जिस पॉइंट पर जहन जाकर रुका था वो उसे जानकर कुछ लम्हों के लिए फरीज हुआ था। ये कैसे मुमकिन है? बहुत देर बाद वो खुद से सवाल करने के काबिल हुआ था। वो जिसके लिए उसके असूल व कवायद सबसे अहम थे, जो अपनी ख़ानदानी रवायात के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था, जिसके सामने सही सिर्फ वही होता था जो उनके फ़ायदा के लिए होता। वो बचपन से ही याया हाशमानी और अपने जद यदीन हरेरी से ज़्यादा करीब रहा था, इसलिए उसकी ज़ात में उन दोनों की छाप थी। वो उन्हीं की तरह प्रैक्टिकल था। ये इंकशाफ जो अभी उस पर हुआ था वो उसकी पूरी हस्ती हिला गया था। ऐसे कैसे उसे मोहब्बत हो सकती थी? उसके लबों से सवाल एतराफ़ की सूरत निकला था। दिल एकदम से पुरसुकून हुआ था, यूँ जैसे उसकी मुराद बराई हो। सारी सोचें कुछ देर के लिए खामोश हुई थी, यूँ जैसे तूफ़ान से पहले खामोशी छाती है। बहुत गलत वक्त पे बहुत गलत इंकशाफ हुआ था उस पे। उसने अपना नाम हमेशा कियारा के साथ सुना था, दिल से ना सही लेकिन जहन से वो इस हकीकत के साथ बंधा था। लेकिन अब वो जैसे बेबसी की इंतहा पर था। अब वो कैसे इस मामले को हैंडल करेगा? सवालों ने एक बार फिर सर उठाया था और इस बार उनके जवाबात पहले से ज़्यादा मुश्किल थे। या हाशमानी क्या सोचे बैठे थे उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, और यही बात उसे मज़ीद परेशान कर रही थी। वो याया हाशवानी के इस मंसूबा का हिस्सा यदीन हरेरी के कहने पे बना था। अब वही थे जो उसकी इस मामले में मदद कर सकते थे। वो उनसे बात करने का फ़ैसला करता वहाँ से उठा था। एक बात तो तय थी, वो अब भी जज्बात के आगे घुटने नहीं टेकने वाला था।
शहर से बहुत दूर पहाड़ी पर वाक़ई कॉटेज पर उस वक्त रात छाई हुई थी। खिड़कियों से आती रोशनी दूर से डब्बों की सूरत नज़र आ रही थी। इर्द गिर्द मौत की सी खामोशी छाई हुई थी। दूर दूर तक किसी ज़ीर रूह का नामो निशान न था। कॉटेज के नज़दीक पहुंचने पर मधम मधम आवाज़ें आने लगती। अंदर दीवार गिर LED पर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप लगा हुआ था, जिसे ऑटो रिवाइंड पे प्ले किया गया था। बिल्कुल सामने ही एक वजूद सर को घुटनों पे गिराए, बाजुओं से अपने गिर्द एक हाला सा बनाए किसी पेंडुलम की तरह आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा था। तुम्हारे लिए फैसला अब इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, कियारा, एक सर्द आवाज़ ने उसे सर उठाने पे मजबूर किया था। बिखरे बाल, सूजी मुतर्रम आंखें, वो कियारा तो ना थी। हल्के ज़दा आंखें, पटरी ज़दा होंठ, जर्द चेहरा, वो हाल से बेहाल थी। 2 दिन का वक्त दिया है बॉस ने तुम्हें, सिर्फ 2 दिन, और ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई और ले चुका है। अब जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ कर करना। ये जाज़िब था, याह्या हाशवानी का सबसे वफादार और काबिल भरोसा बंदा। कियारा कुछ देर बेतासुर से उसे देखती रही। कौन है ये? वो बोली तो आवाज़ बैठी हुई थी। तुम्हारी जुड़वा बहन बराज़ा अली। जताती नज़रों से उसे देखते उसने उस पर इंकशाफ किया था। मेरी जुड़वा बहन? वो उलझ गई। मम्मा और डैड ने तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। तुम याह्या हाशवानी की सगी पोती नहीं हो, बल्कि लेपालक हो, जाज़िफ ने उसे तहकीर अमेज़ अंदाज से देखते कहा, जैसे उसे इसकी औकात बता रहा हो। उसे शौक लगा था। वो कितनी देर जाज़िफ को बेयकीन आंखों से देखती रही। उसका एक अंदाज उसकी बात के सच होने की दलील दे रहा था। फिर वो वहाँ से चला गया, जबकि पीछे वो जैसे पत्थर सी हो गई थी। तो क्या वो सारी ज़िंदगी एक झूठी ज़िंदगी जीती रही थी? उसने सर उठाकर छत को देखा, फिर सामने स्क्रीन को। वो जैसे उसे ख्वाब समझना चाहती थी, सिर्फ एक भयानक ख्वाब। लेकिन हर शय अपनी पूरी हकीकत के साथ उसे जो सच समझा रही थी वो बहुत तकलीफ दे था। बज़ाहिर वो स्क्रीन पर नज़रें जमाए बैठी थी, लेकिन जहन में पूरी ज़िंदगी किसी फिल्म की तरह घूम रही होगी। उसकी याददाश्त में कहीं ये बात नहीं थी कि वो लयपालक है। वो तो हमेशा से मम्मा डैड के साथ रही थी। फिर उसे अपने साइकेट्रिस्ट के साथ किए गए सेशन के मनाजिर याद आए थे। बचपन में अक्सर वो डर जाया करती थी, कभी नींद में तो कभी ऐसे ही, और तब फिर मम्मा उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने लगी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो गई थी और ये बात माजी हो गई। आज के इंकशाफ के बाद उसे फिर वो ख्वाब याद आए थे। वो एक बच्ची का हाथ पकड़े खड़ी थी और सामने कफन में लिपटे 2 वजूद रखे थे। हर कोई रो रहा था। फिर उसे दूसरा ख्वाब याद आया था। कोई शख्स उसे और एक बच्ची को एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में लाता है, जहाँ बहुत सारी खिड़कियाँ होती हैं। एक औरत आती है जो उसका और दूसरी बच्ची का हाथ पकड़कर उन्हें एक और हॉलनुमा कमरे में ले जाती है, जहाँ दोनों तरफ बहुत से बेड रखे होते हैं और वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं। वो खौफज़दा सी अपने साथ खड़ी बच्ची को देखती है, जो उससे भी ज़्यादा खौफज़दा होती है, और फिर वो चीख मारकर उठ बैठती थी। मम्मा के प्यार और ख्याल और साइकेट्रिस्ट के सेशन वो सब भूल गई। लेकिन आज जैसे ख्वाब हकीकत हो गए और हकीकत सवालिया निशान बन के सामने ऐस्तादा हो गई। वो उठी थी, धीमे धीमे कदम उठाती दीवार गिर स्क्रीन के नज़दीक गई थी। तो क्या मैं अब तक झूठ जीती रही हूँ? तुम हो मेरा सच? बराज़ा को देखते एक अजीब से एहसास का शिकार हुई थी वो, यूँ जैसे किसी ने खड़े खड़े उसकी सारी मता छीन ली हो। ग्रैंडपा, तो आपके लिए मैं सिर्फ एक कठपुतली थी। वो जितना सोच रही थी उतना टूटती जा रही थी। उसके सामने से जैसे हर पर्दा उठ गया था। पहाड़ों के बीच उस कॉटेज पर हाई सिक्योरिटी थी। याह्या हाशवानी ने बहुत कड़े पहरे में उसे वहाँ रखा हुआ था और जाज़िफ वहाँ का हेड था। यहाँ कैद होने से पहले के मनाज़िर जहन की स्क्रीन पर रोशन हुए थे। ये यहाँ आने से एक रात पहले की बात है। वो एक पार्टी अटेंड करके घर आई थी जब ग्रैंडपा ने उसे स्टडी में बुलाया था। नेक्स्ट मंथ मेरी और यदीन की 50वीं फ्रेंड एनिवर्सरी है। उसका हाल अहवाल पूछने के बाद उन्होंने बताया था, उसी दिन ही तुम्हारी और अदावी की ऑफिशियल एंगेजमेंट भी है। उनकी जहांदीदा निगाहें उसका चेहरा पड़ रही थी, जो उस खबर के सुनते ही फक हुआ था। ग्रैंडपा, आप जानते हैं मेरी और अदावी की बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फिर भी आप हमारी शादी कराना चाहते हैं? ये हमेशा से तय था। वो इस बार कुछ सख्ती से बोले। यही तो मैं कह रही हूँ, बचपन से ये बात जानने के बावजूद हम एक दूसरे को पसंद नहीं कर पाए, तो अब एक साथ कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? वो उठकर याह्या हाशवानी के पास आ बैठी थी। ये मुमकिन नहीं है। मैंने यदीन से तुम्हारे पैदा होने से भी पहले वादा किया था, और तुम अपने ग्रैंडपा को जानती हो।
मैं अहद शिकन नहीं हूँ। वो उसका हाथ हटाकर चलते हुए खिड़की के सामने आ खड़े हुए थे। लेकिन ग्रैंडपा, ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा जब दिल ही राज़ी ना हो। वो भी उनके मुकाबिल आ खड़ी हुई। हर फैसला दिल की मर्ज़ी से हो ये ज़रूरी तो नहीं। मेरी अदावी से बात हुई है, उसने तो कोई एतराज़ नहीं किया। वो मुड़कर दोबारा चेयर पर आ बैठे थे और दोबारा से फ़ाइल उठा चुके थे। ये उनकी तरफ से बात ख़त्म होने का इशारा था। और मेरी मर्ज़ी, उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो कुछ तल्ख हुई थी। जो बातें तयशुदा हों उनके मुतालिक बहस नहीं की जाती। वह फ़ाइल खोल चुके थे। अजीब कतियत सी आ गई थी उनके लहजे में। बहुत अजनबी से लगे थे उसे वो उस पर। वो सबसे ज़्यादा उनसे अटैच थी। वो बिन कह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते रहे थे हमेशा। और अब जब ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का वक्त आया तो वो जान कर भी अनजान बन गए थे। ग्रैंडपा, आज के दौर में कहाँ ऐसे होता है। आपने हमेशा मुझे हर एक बात की आज़ादी दी है, फिर अब ऐसे क्यों। वो गिला किए बगैर न रह सकी। सिर्फ इसी वक्त के लिए मैंने तुम्हें हर एक बात की इजाज़त दी थी, ताकि जब इस तयशुदा बात के होने का वक्त आए तो तुम भी हमारी मर्ज़ी पे खामोश हो जाओ। लेकिन शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। उन्होंने फाइल से नज़रें हटाकर उसकी आंखों में देखते कहा था। बहुत मान था उनकी निगाहों में, लेकिन वो अपने दिल का क्या करती। ग्रैंडपा, अदावी मुझे पसंद नहीं करता। निगाहें झुका गई थी, लेकिन फिर भी खामोश नहीं रह सकी थी। और तुम किसे पसंद करती हो। उसका लहजा तल्ख हुआ था। वो सर झुका गई। इस सवाल का जवाब नहीं था उसके पास। मेरे लिए मेरे वादे से बढ़कर कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये बात मुझे फिर से दोहरानी नहीं पड़ेगी। उनकी आंखों में कुछ तो ऐसा था कि वो उस वक्त खामोश हो गई थी, लेकिन वो खुद को राज़ी नहीं कर पाई थी। वो वहाँ से तो उठ आई। अगर ग्रैंडपा को खुद नहीं मना पाई तो फिर मम्मा और डैड से बात करेगी, लेकिन वो अदावी से शादी किसी सूरत नहीं करेगी। कुछ सालों से तो वो उसे मज़ीद जहर लगने लगा था। बोर, खुश्क मिजाज, मिस्टर कैलकुलेटेड, चिढ़ सी हो गई थी उसे उसके नाम से भी। उससे अगले दिन ही उसने मम्मा और डैड से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि वो बात ना कर पाती। और शायद ग्रैंडपा को उसकी बगावत की खबर हो गई थी, इसीलिए वो यहाँ थी। उससे कुछ दिन बाद की बात थी जब वो घर से निकलने लगी तो जोसेफ को अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा देखकर हैरान हुई। बॉस ने आपके लिए एक मीटिंग शेड्यूल की है, हमने साथ में अटेंड करनी है। उसकी सवालिया नज़रों पे जोसेफ ने जवाब दिया था। ये नॉर्मल था। वो कई बार बिजनेस के सिलसिले में जोसेफ के साथ जाती रहती थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। ग्रैंडपा इस तरह कैसे कर सकते थे। उनके लिए अपनी अना इस कदर बड़ी हो गई थी कि अपनी बात मनवाने के लिए उसे यहाँ कैद कर दिया था। या हाशवानी सिर्फ एक बार यहाँ आए थे उसका फ़ैसला जानने के लिए, जो इस कैद में रहने के बाद और मजबूत हो गया था। आखिर वो भी अना में उनसे कम तो नहीं थी। बाहर से खटके की आवाज़ आई तो वो चौंक के अपने ख्यालात से निकली थी। सामने निगाह उठाकर देखा तो शॉक्ड हो गई। ये यहाँ कैसे आया। अपने सामने खड़े शख्स को देखते उसने खुद कलामी की थी। रात का पिछला पहर था। सब लोग सो रहे थे। वो दबे पांव अपने कमरे से निकली थी और बिना कोई आवाज़ पैदा किए चलती हुई स्टडी के दरवाजे के सामने आ रुकी थी। एहतियात से इधर उधर देखने के बाद वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। फिर खामोशी से स्टडी की तलाशी लेने लगी। पूरे घर में यही एक ऐसी जगह थी जहाँ से उसे कोई सुराग मिल सकता था। आधे घंटे बाद आखिर वो एक बॉक्स तक पहुंच गई थी। अभी उसने बॉक्स खोला ही था कि किसी ने सारी लाइट्स रोशन कर दी। उसका दिल एक पल के लिए बंद हुआ था। रंगे हाथों पकड़े जाने पे सर उठाकर सामने देखा तो अंधेरे से एकदम रोशनी में आने की वजह से आंखें चुंधिया गई थी। पहले धुंधला और फिर वाज़े धीमे कदम उठाता उसकी तरफ आता। वो अदावी हुरैरी था। वो सुन सी वहीं बैठी की बैठी रह गई। उसके करीब आकर वो उस ही की तरह घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया था और फिर उसके हाथ में पकड़े बॉक्स को उसने थाम कर साइड पर रख दिया था। अब वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल बैठे थे। क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हो। बहुत धीमी आवाज़ थी उसकी। कियारा को। वो सर झुका गई, शर्मिंदगी से नहीं, खुद को कंपोज करने के लिए। तुम्हें लगता है उसे ढूंढना इतना आसान है। वो सवाल नहीं कर रहा था। वो जानती थी वो उस पर हकीकत वाज़े कर रहा था। अदावी के हाथों पकड़े जाने पर वो इस कदर झुंझलाई हुई थी कि अदावी के लहजे का ठहराव और अंदाज का बदलाव नोटिस नहीं कर पाई थी। क्या आपने उसको ढूंढने की कोशिश की है कभी। उसने एकदम से सर उठाकर बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए कहा। चुभन सी थी उसके अंदाज में। नहीं, लेकिन ग्रैंडपा उसे ढूंढ रहे हैं। ग्रैंडपा ढूंढ रहे हैं। अच्छा एक्सक्यूज़ है खुद को बरी जमा करने का। तुम खुद से क्यों उसे ढूंढते। तुम्हारी तरफ से तो वो बाहर में भी चली जाए तो वेल एंड गुड।
क्योंकि ढूंढा तो उन्हें जाता है जिनके खोने से आपको फ़र्क पड़ता है, जो आपके लिए मायने रखते हैं। और कियारा, वो तो कभी तुम्हारे लिए अहम नहीं रही। एम आई राइट मिस्टर अदावी हुरैरी? साबका अंदाज में बोलते जब्त की ज्यादती से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। जवाबन अदावी ने निगाहें चुराई थी। आज जैसे उसके पास सारे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। दिल की हाथों हुई शिकस्त ने उसे बहुत कमज़ोर कर दिया था। वो वहाँ से उठकर खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ था, रुख भी फेर लिया था चेहरे के तासुरात छुपाने के लिए, लेकिन अल्फाज फिर भी न ढूंढ पाया था। खामोशी का दौरानिया तवील हो गया था। अदावी हुरैरी, मैं तुम्हारी तरह अपनी बहन को ग्रैंडपा के आसरे पर नहीं छोड़ सकती। मुझे उसे खुद ढूंढना है। मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन मुझे ये करना है। राजा ने उस खामोशी को तोड़ते हुए सांप का अंदाज में कहा था। फिर उसने झुककर एक दफ़ा फिर बॉक्स को उठा लिया था। तुम्हें कियारा में कब से इंटरेस्ट होने लगा? तुम तो यहाँ पैसों के लिए आई थी। उसने तंज किया था। मोहब्बत हो जाने के अदराक के बाद से ये ख्याल बार बार आ रहा था। ये मैंने कब कहा था कि मैं यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई हूँ? उसने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया था। वो महफूज हुआ था। वो दबने वालों में से नहीं थी। एक पल के लिए उसने पुरसोच निगाहों से उसे देखा था। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो अब मज़ीद नहीं भाग सकता था। हालांकि मैंने मदद मांगी नहीं है, राजा ने जताती नज़रों से उसे देखते कहा। लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे आंखें पढ़ना आती हैं। उसके जवाब ने गिरा सी खोली थी। एक दबी सी मुस्कुराहट अदावी के लबों पर रुकी थी। हर फिक्र, हर बुरा ख्याल कहीं दूर चला गया था। जवाबन बराजा ने नज़रें चुराई थी। वो सच कह रहा था। वो दिल से चाहती थी कि अदावी खुद उसकी मदद के लिए कह दे, वरना इस अनजान मुल्क में वो अकेली कैसे कियारा को ढूंढ पाती। लेकिन अना, ओके, रूल्स मेरे होंगे और सोर्सेज तुम्हारे, डील? वो उसकी बात और अंदाज दोनों को मुकम्मल नज़रअंदाज करते एक लंबी सांस हवा के सुपुर्द करने के बाद बोली थी। अब अगर वो खुद से कह ही रहा था तो वो क्यों झुकती? हालांकि ये फेयर टीम वर्क नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ तुम्हारे लिए, डील? अदावी ने हाथ आगे बढ़ाया था। दबे दबे मुस्कुराहट अब पूरी शान से जलवाए अफरोज़ थी उसके होंठों पे। राजा ने बुरा सा मुँह बनाते उसका हाथ थाम लिया था। डील? जद, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो भी अभी। सुबह उठते ही उसने पहला काम यदैन हुरैरी को फ़ोन करने का किया था। उसकी फैमिली मर्जर की शाम को वापस लौट गई थी। यारवी, क्या बात है? क्या कोई मसला हो गया है? दूसरी तरफ वो उसके अंदाज पर परेशान होते हुए बोले थे। ग्रैंडपा ने आपको कियारा के बारे में क्या बताया है? उनसे कुछ भी शेयर करने से पहले वो जानना चाहता था कि वो कितने बाखबर हैं। क्यों, कुछ हुआ है? उनकी फ़िक्र और बड़ी थी। पहले मुझे ये बताइए, आप कियारा की गुमशुदगी के बारे में क्या जानते हैं? वो उलझा था। उनके अंदाज उनकी लाइल्मी को जाहिर कर रहे थे। कियारा गुमशुदा? ये कब हुआ? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। उसका अंदाज सही साबित हुआ था। वो भी बाकी सब की तरह अनजान थे। ग्रैंडपा, आखिर क्यों किया आपने ये सब? उसके दिल ने शिकवा किया था। खामोशी का वक्फा तवील हुआ था। अदावी, तुम मुझे परेशान कर रहे हो? जद की आवाज़ ने उसकी सोच का तसलसल तोड़ा था। आपने मुझे पाकिस्तान जाने के लिए क्यों कहा था? वो जैसे आखिरी गिरा भी खोल लेना चाहता था। याह्या का कोई कॉन्फिडेंशियल काम था, इसलिए उसने मुझे तुम्हें भेजने के लिए कहा था। उसने एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी। उसे सारी बात समझ आ चुकी थी। फिर उसने जद को शुरू से लेकर आखिर तक तमाम बातें पूरी तफसील से बता दी, सिवाय अपने दिल के जज्बात के बदलने के। याह्या आज भी नहीं बदला। तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। अब इस सब को कोई मंतकी अंजाम देना बहुत ज़रूरी है। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने ये कहते ही कॉल काट दी थी। काफ़ी दिनों बाद उसने खुद को पुरसुकून महसूस किया था। अब वो कुछ नंबर डायल कर रहा था। आखिर कियारा को तलाश भी तो करना था। तुम सच कह रहे हो ना? कियारा वाकई मिल गई है? वो दोनों इस वक्त गाड़ी में बैठे थे। रात के साए हर तरफ फैले हुए थे। जब बराजा ने एक ही सवाल तीसरी बार पूछा था, वो इस सवाल का जवाब बहुत तहम्मुल से 2 बार पहले भी दे चुका था। वो समझता था इस वक्त बराजा जिस बेयकीनी का शिकार है, उसमें इस तरह का रद्द-ए-अमल नॉर्मल है। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? उसके चेहरे को की नखियों से देखते उसने अपने चेहरे पे आई शरारती मुस्कुराहट को छुपाते मसनूही संजीदगी से कहा था। वो उसका ध्यान बटाना चाहता था क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। वैसे भी उसने दिल को हर फिक्र से आज़ाद कर दिया था। वो सिर्फ इस वक्त में रहना चाहता था। ज़िंदगी में पहली बार वो दिमाग की बजाय दिल की सुनने पे मजबूर हो गया था। क्या? उसने फ़ौरन ही परेशान होकर पूछा था। उसके बेसाख्ता अंदाज पर मुस्कुराहट को छुपाना कुछ और मुश्किल हुआ। ये कि मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ और इसीलिए तुम्हें मुझे आप बुलाना चाहिए। अदावी की मसनूही संजीदगी इंतहा पर थी। बराजा बहुत देर उसे नाकाबिले फ़हम तासुरात से देखते रहे। कुछ पल लगे थे उसे बात समझने में। मैं तो कभी भूली ही नहीं। लगता है आपकी याददाश्त अभी वापस आई है।
उसकी बात ने जैसे उसे हकीकत में लापट रखा था। नखवत से कहते वो बाहर देखने लगी। सुनसान सड़क पर पूल लाइट्स के सिवा दूर दूर तक कुछ न था। मुझे लगता है वो जो तुमने ड्रामों वाली बात की थी ना, वो सच है। किन अखियों से उसका तजाहुल आरफाना उसने देखा था। ड्रामों वाली बात? या तो वो आज गायब दिमाग थी, या फिर अदावी की बातें इतनी गैर मुतवक्का थी कि वो समझ नहीं पा रही थी। उसने पढ़कर उसे देखा था। वो अपनी कही बातें भूल चुकी थी। निकाह के बाद मोहब्बत का हो जाना, उसने उसकी आंखों में देखते जुबानी अंदाज में कहते बात अधूरी छोड़ दी थी। बराजा की पहली बार हार्ट बीट मिस हुई थी। उसने फ़ौरन ही रुख दोबारा खिड़की की तरफ किया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। दिल जुड़ जाते हैं ये कहा था, मोहब्बत हो जाती है ये तो कभी नहीं कहा मैंने। उस सरगोशी से कुछ ऊंची आवाज़ में मुनमुनाई थी। वो तो कुछ भी बोल दिया करती थी, क्या पता था अपने अल्फाज आजमाइश बन जाएंगे। अच्छा, दिल जुड़ना और मोहब्बत होना अलग अलग बातें हैं। उसका रुख खिड़की की तरफ होने का फ़ायदा उठाते हुए वो खुलकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर में कियारा ने मिल जाना था, फिर ज़िंदगी न जाने कौन सी तलखी खोलती। वो जैसे वक्त की गोद से लम्हे चुरा रहा था, अपना ज़ादिरा बांध रहा था। जी, वो बहुत बुरी फंसी थी। अच्छा, तो तुम्हारा दिल मेरे दिल से जुड़ गया है। अब सही कहा मैंने। कमाल का हाफजा था अदावी हुरैरी का। उसे पहली बार इदराक हुआ और बहुत बुरे वक्त पे हुआ। कितनी देर लगेगी? मज़ीद आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। उससे निगाहें चुराते हुए बात को बदला था बराजा ने। अजीब घबराहट सी हो रही थी उसे। अगर मैं कहूँ बराजा कि मैंने तुम्हें अपने निकाह में, रात की तारीखी थी कि तन्हाई, वो बेख्तियार होकर दिल का राज अफ्शा करने लगा था। उसके लहजे में कुछ तो ऐसा था कि उसने पढ़ कर उसे देखा था। निगाहें उसके चेहरे पे थम सी गई थी। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, मोबाइल फ़ोन की बजती टोन ने मुसलसल तसलसल तोड़ दिया। कुछ बदमज़ा होकर उसने कॉल रिसीव की थी, लेकिन दूसरी तरफ की बात सुनते उसने अचानक गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। पहाड़ी पर रात की खामोशी और अंधेरा छाया था। हदे निगाह देव हेकल दरख्त एस्तादा थे। वाहिद रोशनी का मरकज़ पहाड़ी पर तामीर वसी कॉटेज की खिड़कियों से आती रोशनियाँ थी। तभी अचानक गैर महसूस हलचल सी मची थी। पहाड़ी पे सर से लेकर पांव तक काले लिबास में बलबूस अफराद खामोशी से चढ़े थे, जो दिखने में बिल्कुल कमांडोज की तरह थे। उनके हाथों में मौजूद मशीन गन्स उन्हें प्रोफेशनल जाहिर कर रही थी। वो गन्स उठाए दबे पाँव कॉटेज की तरफ बढ़ रहे थे। दरवाज़ा खोला था। सामने हॉल नुमा कमरा था। मशीन गन्स को ताने वो कमरे में दाखिल हुए तो सोफे पर एक शख्स को बड़ा जमान देखा, जिसके दाएं बाएं जानिब 2 गार्ड चौकस से खड़े थे। वो उन्हें देखते ही एक झटके से उठा था। उसका चेहरा गुस्से की ज्यादती से सुर्ख हुआ था। उसके दाएं बाएं खड़े गार्ड्स ने अपनी गन्स फौरन ही उन पर तानी थी। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे पहुंचे? उस शख्स ने उनको देखते ही कहा था। इस बात का जवाब कुछ देर में ही तुम्हें मिल जाएगा। अभी पहले हम जो करने आए हैं वो तो कर लें। उनमें से शायद जो लीडर था वो बोला और फिर इशारे से उन्हें उस कमरे में मौजूद दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ने का इशारा किया। उसका साथी फौरन ही अमल पैरा हुआ, मगर लेकिन इससे पहले ही कि वो नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोलता, जाज़ब के साथ खड़े गार्ड्स में से एक ने आगे बढ़कर उसको कलाई से थामा था। 1 सेकंड की खामोशी का वक्फा छाया था और फिर जाज़ब के इशारा करने पर वो दोनों उनको मारने के लिए बढ़े थे। इस बार मुकाबला सख्त था, क्योंकि दोनों ही तरफ मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स थे। इस दौरान उनमें से एक नकाबपोश नज़र बचाकर दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया था। कियारा अपने सामने खड़े नकाबपोश को देखकर डर कर उठ खड़ी हुई। ये यहाँ कैसे आ गया? उसे देखकर वो डर गई थी। क्या ग्रैंडपा ने वाकई फ़ैसला कर लिया है? उसने दिल में सोचा था। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं मदद के लिए आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए। उसके चेहरे पर इतना वाज़ेह खौफ था कि सामने मौजूद शख्स ने फ़ौरन ही तसल्ली दी थी। लेकिन तुम हो कौन? उसकी बेयकीनी अभी दूर नहीं हुई थी। वो मदद जिसे आपने खुद बुलाया था, वो फ़ौरन बोला था। मैंने खुद बुलाया था? उसने सरगोशी में खुद कलामी की थी। तभी उसकी याददाश्त में 2 दिन पहले का वाक़या रिवाइंड हुआ, जब वो आधी रात को बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, ये चेक करने के लिए कि वो लॉक है कि नहीं। वो ये पहले भी कई बार कर चुकी थी, लेकिन हर बार मायूसी का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार नॉब घुमाई तो वो पहली बार खुशकिस्मती से खुलता चला गया। दिल की खुशी को कंट्रोल करते वो रूम में दाखिल हुई। साइड टेबल पर फ़ोन रखा नज़र आया तो उसने आगे बढ़कर जल्दी से फ़ोन उठाया था। दाखिली दरवाजे पर नज़र रखते उसने एक फ़ोन नंबर डायल किया था। दूसरी तरफ से पहली ही बेल में कॉल रिसीव कर ली गई थी। वो जानती थी कि वो इस वक्त जाग रहा होगा। हेलो, मैं कियारा,
उसने दूसरी तरफ की आवाज़ पहचानते फ़ौरन ही अपना तारुफ करवाया था, लेकिन इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ सुन या बोल पाती, जैज़ब कमरे में दाखिल हुआ था और इससे चील की तरह चिपट कर फ़ोन छीना था। लेकिन वो इतनी देर में भी चीख कर हेल्प कह चुकी थी और वो तो बिन कहे भी सब जान जाता था। कैसे मुमकिन था कि वो समझ ना पाता। अचानक ही एक शोर सा उठा था। उसके ख्याल का तसलसल टूटा था। एक मखसूस शोर था जो बढ़ता जा रहा था। उसने उलझकर सामने मौजूद नकाबपोश शख्स को देखा था। वो खुद आपको लेने के लिए आए हैं। उसकी उलझन सुलझी थी। हेलीकॉप्टर का शोर अब बिल्कुल नज़दीक से सुनाई दे रहा था। शायद वो लैंड कर चुका था। कुछ ही देर में कदमों की चाप सुनाई दी थी और फिर वो खुद उसके सामने था। बेयकीनी सी थी उसकी निगाहों में जिस पूरी तरह से उसका एतबार टूटा था। अगर आज वो इस तरह से ना आता तो वो शायद कभी अपने टूटे एतबार को न जोड़ पाती। वो दौड़ती हुई आगे बढ़ी थी और उसके गले लगकर रोने लगी थी। वो खामोशी से उसके आंसू को बह जाने दे रहा था। आई एम शॉक्ड। तुम्हें रोना भी आता है? मुझे तो लगता था तुम सिर्फ रुलाना जानती हो। काफ़ी देर बाद जब उसके रोने की शिद्दत में कमी आ गई तो वो बोला था। अंदाज में शरारत थी। आई विल किल यू। उसने उसे धक्का देकर खुद से अलग किया। जवाबन एक जानदार सा कहका फिजा में बिखरा था। अब लग रही हो ना तुम मेरी क्यारा। उसने उसके बाल शरारतन खींचते कहा था। हमें यहाँ से अब निकलना चाहिए, वो भी फ़ौरन। इससे पहले कि वो कुछ कहती वहाँ मौजूद नकाबपोश शख्स बोला था। उन दोनों ने सर हिलाकर तायद की थी और फिर उसने क्यारा की तरफ हाथ बढ़ाया था। एक पल के लिए उसने रुककर स्क्रीन को देखा था। एक ख्याल सा जहन में आया था। अगले ही लम्हे उसने आलम का बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया था। जैज़ब और उसके गार्ड्स को वो लोग पहुंच चुके थे। अदावी ने फ़ौरन ही यू टर्न लिया था और तेज़ी से गाड़ी ड्राइव करता वो वापसी की तरफ गामजन हुआ था। राजा ने एक दो बार वजह पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया था। उसके चेहरे पर गमगीन खामोशी छाई थी। उसके पास खामोश रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। गाड़ी हाशमानी मैंशन के ड्राइववे में आकर रुकी तो उसकी परेशानी कुछ और बड़ी थी। वो बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरता अंदर की तरफ बढ़ गया। राजा भी तकलीद करती अंदर की तरफ बढ़ गई थी। वो हॉल के दरवाजे के सामने थी जब उसके कदम वहीं मुंजमद हुए थे। उसके बिल्कुल सामने क्यारा थी। हाँ, वो क्यारा ही थी। वो बिना पलके झपके उसे देख रही थी। उसे एक पल को लेकर उसने क्या कुछ ना सोच रखा था और आज जब वो उस पल को जी रही थी यूँ थम गई थी जैसे पत्थर हो गई हो। हॉल में उस वक्त सब मौजूद थे। कहाँ गई थी तुम? अदावी उसके सामने खड़ा सवाल कर रहा था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा दावी। अभी तो क्यारा तुम्हारे साथ गई थी, फिर ये तुमसे पहले कैसे वापस आ गई? और इसकी ये हालत, फॉर गॉड सेक मुझे कोई बताएगा ये क्या हो रहा है? रिदा ने उलझ कर पूछा था। मम्मा, आपको इसका जवाब ग्रैंडपा से लेना चाहिए। क्यारा ने एक दुख भरी निगाह माँ पर डालने के बाद या हाशमानी को शिकवा कुना निगाहों से देखते कहा था। अदावी को वो मुकम्मल नज़रअंदाज कर गई थी। ग्रैंडपा? आखिर क्यों किया आपने ये सब मेरे साथ? मैं ये बात हरगिज़ नहीं मान सकती कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। ये सब सिर्फ फरेब था। मेरा दिल आपका प्यार महसूस कर सकता है, तो फिर ये झूठ कैसे हो सकता है ग्रैंडपा? मैं उनके मुकाबले ठहरी सवाल कर रही थी। क्यारा तो यहाँ है, तो फिर ये कौन है? तभी दीन की निगाह दरवाजे में खड़ी बराजा पर पड़ी थी। सब ने कुछ ना समझते हुए उस तरफ देखा था और फिर सब शॉक्ड हुए थे। वो अक्स थी एक दूसरे का। दिन वो तो हैरत ज़दा रह गया था। निकाह की रात उसे क्यारा अजनबी सी लगी थी। फिर इसके बाद भी उसने नोट किया तो उसके बहुत से छोटे छोटे अंदाज क्यारा से नहीं थे। वो क्यारा से इतने सालों से खामोश मोहब्बत कर रहा था। उसकी हर अदा, हर अंदाज जैसे उसके दिल पे नक्श था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि गड़बड़ कहाँ है। अब ये तो उसके वहमो गुमान में नहीं था कि कोई क्यारा की हम शक्ल भी हो सकती है। डैड, ये क्या मामला है? प्लीज़ कुछ बोलिए। मुस्तफ़ा हाशवानी का अंदाज भी उलझा हुआ था। क्या आपने इन दोनों को अडॉप्ट किया था? मुस्तफ़ा हाशवानी उलझ कर बोले थे। उन सब ने इस बात पर नाफहम अंदाज में मुस्तफ़ा हाशवानी को देखा था। अडॉप्ट? क्या मतलब है इस बात का? मुस्तफ़ा, क्या क्यारा तुम्हारी अपनी औलाद नहीं है? मुर्तज़ा हाशवानी ने शौक़ से निकलते सवाल किया था। वो सभी इस बात से नावाकिफ़ थे। मैं बताती हूँ आपको सच, मैं डैड की सगी बेटी नहीं हूँ। ग्रैंडपा ने मुझे एक यतीम खाने से अडॉप्ट किया था अदावी के जद के साथ किए गए अहद को पूरा करने के लिए, लेकिन मैं अदावी को पसंद नहीं करती। इसलिए मैंने इस रिश्ते में कमिटेड होने के लिए ग्रैंडपा को इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ग्रैंडपा ने मुझे कॉटेज में कैद कर रखा था। ये लड़की मेरी जुड़वा बहन है, जिसे ग्रैंडपा सिर्फ मुझे अदावी के साथ शादी करने पर राज़ी करने के लिए लाए थे, और वो ये सब सिर्फ अपने वादे को पूरा करने के लिए करते रहे। कोई इस हद तक कैसे जा सकता है? ग्रैंडपा, क्या वाकई ये सब सिर्फ एक अहद की पासदारी थी? मेरी ज़ात कुछ भी अहम नहीं था आपके लिए? वो इस वक्त सरापा सवाल थी, जबकि बाकी सबके लिए आज का दिन शायद इनकशाफात का दिन था। या हाशवानी बेतासुर से
सोफ़ा पर बड़ा जमान थे। अदावी और तुम्हारा निकाह तो हो गया, तो क्या तुम राज़ी हो गई थी? तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अगर कोई मसला था तो तुम्हें मुझसे शेयर करना चाहिए था। रिदा हाशवानी फ़ौरन बोली थी। निकाह हो गया है? क्या मतलब? अब शॉक्ड होने की बारी कियारा की थी। उसने बेयकीन निगाहों से सबको देखा था, फिर निगाहें बराजा पे जा थमी थी। सारी गुत्थियाँ पल में खुली थी। फिर वो पढ़कर याया हाशवानी के मुकाबिल जा खड़ी हुई थी। ग्रैंडपा, तो आखिर आपने मेरा मतबादिल तलाश कर लिया। मैं आपके लिए सिर्फ एक कठपुतली थी। आपका ये रूप इस कदर अजनबी है कि मैं ये समझ नहीं पा रही कि क्या आज तक मैं जिस ग्रैंडपा को जानती थी वो झूठ थे, कि अब ये सब झूठ है। उसकी आंखें शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो गई थी। मैं किसी के आगे जवाब दे नहीं हूँ। वो जो अब तक बेतासुर से सोफ़ा पर बैठे थे, उठते हुए बोले थे। सख्त लहजा, अजनबी अंदाज। राजा धीमे कदम उठाती कियारा के साथ आ खड़ी हुई थी। जिस तरह आपने सब कुछ जानते बूझते मेरा निकाह अदावी से कराया है, उसका क्या जवाब पेश करेंगे? वो बोली तो लहजे में उन जैसी ही सख्ती थी। सब जानते हैं कि मैं अपने वादों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये जो कुछ भी मैंने किया वो तो कुछ भी नहीं है। बहुत सफाकियत थी याया हाशवानी के लहजे में। तभी कदमों की चाप के साथ मखसूस आवाज़ सुनाई दी थी। यदीन हरैरी मजबूत कदम उठाते अपने एक हाथ में पकड़ी छड़ी को ज़मीन पर टेकते अंदर दाखिल हुए थे। तुम जानते हो याया हाशवानी, तुम्हारी यही आदत हमारी दोस्ती की वजह बनी थी, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है इस सब पर। मैं मानता हूँ अहद अगर कर लें तो उनको निभाने भी चाहिए, लेकिन इसकी कीमत इंसानी ज़िंदगियाँ चुकाएं, ये इंसाफ नहीं। इस सब में कहीं ना कहीं मैं भी उतना ही कसूरवार हूँ जितने कि तुम। अगर मैं तुम्हें पहले कदम पर रोक लेता जब तुमने कियारा को अडॉप्ट किया था, तो आज हालात इतने संगीन ना होते, कि हमारी दोस्ती इतनी मजबूत ना थी कि उसे मज़ीद जोड़े रखने के लिए हमें सच का सहारा लेने के बजाय इस तरह मजबूरियों का सौदा करना पड़ता। यदीन हरैरी के लहजे में अफसोस घुल गया था। मैंने जो भी किया वो वक्त और हालात की ज़रूरत था। हम कभी इस सूरत हाल से ना गुजरते। ये सब सिर्फ कियारा के दिल की ख्वाहिश की वजह से हुआ है। उन्होंने पहली बार वजाहत दी थी। मेरे दिल की ख्वाहिश ने नहीं ग्रैंडपा, आपकी ईगो ने आपसे ये कराया है। कियारा जैसे खुद को रोक ना पाई थी बोलने से। मेरी है ना? किसने तुम्हें कॉटेज से निकाला? क्या मैं बेखबर हूँ? उन्होंने उसकी बात काटी थी। दीन ने चौंक कर कियारा को देखा था। वो अभी सच समझकर ठीक से खुश भी ना हो पाया था कि ग्रैंडपा के इंकशाफ ने उसका टूटा दिल एक बार फिर से तोड़ दिया था। मुझे इस बात का इकरार करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मुझे आलम ने रेस्क्यू किया है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एंड जस्ट बेस्ट फ्रेंड, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ऐसा ना होता तो आज मैं यहाँ आपके सामने इस तरह ना खड़ी होती। अगर वो मुझे आपकी इतनी हाई सिक्योरिटी से निकालने की ताकत रखता है तो उसके लिए मुझसे शादी करना और डंके की चोट पे करना बिग डील नहीं थी। लेकिन ये होना तो तब ना जब हम दोनों ऐसा चाहते। मेरा अदावी से शादी से इनकार किसी और की ज़ात से नहीं जुड़ा था। आखिर ऐसा क्यों नहीं मुमकिन कि एक लड़की बगैर किसी ख़ास वजह के किसी से शादी न करना चाहे? मैं अदावी को बहैसियत इंसान पसंद करती हूँ, लेकिन हमारे मिजाज, पसंद नापसंद, हर आदत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ऐसे में अगर मैं इस शादी के लिए ख़ुद को राज़ी नहीं कर पाई तो इसमें क्या गलत है? आपने जो कुछ मेरे लिए किया, मैं इस सब के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ, और आप सब से मेरी मोहब्बत अब भी कायम है। लेकिन मैं क्या करूं कि अपनी ज़ात और आपके ताल्लुक़ की हकीकत से वाकिफ़ हो जाने के बावजूद भी मेरे एहसासात और ख़यालात नहीं बदले हैं। वो साफ गो थी और बहुत थी। या अब जो होना था हो चुका। अब आगे जो भी फ़ैसला होगा वो मैं करूँगा। यदीन हरैरी का अंदाज़ दो टोक था। सबकी निगाहें उन पे आ थमी थी इससे पहले कि वो कोई फ़ैसला करते कि। और ये है इसकी सेकंड एपिसोड। आई नो मैंने बहुत गलत वक्त पर ख़त्म की है और छोटी भी बहुत है, लेकिन मजबूरी है, मुझे इसको 3 पार्ट्स में बनाना है, तो मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, जो कि मेरे लिए भी आसान है और आप लोगों के लिए भी यकीनन आसान होगा सुनना। तो फिर थोड़ी देर में आप लोगों को इसका तीसरा और लास्ट पार्ट भी मिल जाएगा। डोंट यू वरी, मैं आप लोगों को आज ही ये नावल ख़त्म करके दूँगी, ठीक है? तो मिलते हैं इसकी लास्ट एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।